Hello students of 9th ICSE. Today we are going to cover the last topic of chapter 1 which is measurement of time. तो हम लोग इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ टाइम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम का डेफिनेशन क्या है. टाइम मेजर करते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या हम मेजर करते हैं. द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड एज टाइम. जैसे आपको मेजर करना है किसी जर्नी का टाइम, ठीक है ना. जैसे मैं विरार से निकला एंड आई रीच्ड ठाना. मैं विरार से ठाणे जा रहा हूँ और मैं विरार से ठाणे, जब मैं विरार से यहाँ से निकला, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द इंटरवल, दिस इज़ द स्टार्ट, ठीक है. और जब मैं थाने पहुंचा, दिस इज़ द एंड. तो द टाइम, द इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द जर्नी इज़ कॉल्ड एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट जर्नी. तो इस तरह से किसी भी इवेंट, अभी तो मैंने जर्नी के बारे में कहा, लेकिन किसी भी इवेंट के इंटरवल को गिनना, मतलब इवेंट के लिए कितना, इवेंट के इंटरवल को गिनना, उसे टाइम मेजर करना ऐसे कहते हैं. टाइम मेजर करने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट इस्तेमाल करते हैं सभी सिस्टम्स में. इन ऑल सिस्टम्स, चाहे वो MKS सिस्टम हो, CGS सिस्टम हो या FBS सिस्टम हो, सभी सिस्टम में टाइम मेजर करने का यूनिट है सेकेंड्स, ठीक है. अभी टाइम यूनिट मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? वी यूज़ वॉच या क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं टाइम मेजर करने के लिए. लेकिन द कन्वेंशनल डिवाइस यूज टू मेजर द टाइम इज़ सिंपल पेंडुलम, ठीक है. सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं. अभी इस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कि सिंपल पेंडुलम क्या है. ऑब्वियसली ये डायग्राम में तुम लोग को दिख रहा है सिंपल पेंडुलम क्या है. तो सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ. इट इज़ अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड विद अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. अभी पेंडुलम मतलब क्या होता है? पेंडुलम मतलब एक हैवी पॉइंट मास. अभी देखो सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. आइडियल पेंडुलम कैसा होता है, ठीक है ना, ये मैं तुम लोग को बताता हूँ कि एक हैवी पॉइंट मास मतलब एक बहुत छोटा, उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए लेकिन वेट बहुत 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 ज़्यादा होना चाहिए, उसे हैवी पॉइंट मास कहते हैं. एंड इट इज़ सस्पेंडेड, उसको लटकाना है किसके साथ? वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जिसका वेट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, मतलब एकदम कम वेट होना चाहिए. और वो इनएक्सटेंसिबल मतलब उसके ऊपर जब हम लोग वो वज़न लटकाएंगे तो वो उसका लेंथ है वो बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है. तो ऐसा आइडियल पेंडुलम होता है ऐसा. लेकिन आइडियल पेंडुलम तो पॉसिबल नहीं है हमें अचीव करना. तो हम लोग एक प्रैक्टिकल पेंडुलम में क्या होता है कि हम लोग जनरली एक मेटालिक बॉल इस्तेमाल करते हैं जिसे बॉब कहते हैं. और उस बॉब को लटकाते हैं विद अ स्ट्रिंग, एक धागे से उसको लटकाते हैं किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ, ठीक है ना. तो उसे हम लोग पेंडुलम कहते हैं, ठीक है. तो ये पेंडुलम की मदद से टाइम कैसे मेजर किया जा सकता है? तो समझो पेंडुलम का एक टाइम पीरियड होता है रे. मतलब पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन मतलब एक बार पूरा ऐसा वो स्विंग करने के लिए, एक पूरा स्विंग कंप्लीट करने के लिए, ऐसा हम लोग अभी टेम्परेरी तो एक ऑसिलेशन को एक पूरा स्विंग कहेंगे. तो एक पूरा स्विंग कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम को कितना टाइम लगता है वो अगर मुझे पता है, समझो एक पेंडुलम को एक पूरा स्विंग कंप्लीट करने के लिए समझिए 1 सेकेंड लगता है, ठीक है ना. तो फिर मैं किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले, जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ और एक जगह से लगभग 100 मीटर का मैं रनिंग कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं रनिंग स्टार्ट करूंगा मैं पेंडुलम को स्विंग करूंगा और भागूंगा. जब मेरा जर्नी खत्म होगा तो कोई दूसरा मेरा फ्रेंड है वो पेंडुलम के कितने स्विंग्स कंप्लीट हुए हैं वो चेक करेगा. जैसे समझो मेरे पेंडुलम के 15 स्विंग्स कंप्लीट हुए हैं मैं 100 मीटर भागते, तो इसका मतलब है आई टुक 15 सेकेंड्स टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. तो इस तरह से बाय यूजिंग पेंडुलम हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना. तो तुम लोग सोचोगे कि सर मेजरमेंट ऑफ टाइम सिखा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम में पेंडुलम क्यों सिखा रहे? क्योंकि pendulum is a device used to measure the time interval, ठीक है. तो अभी टर्म्स रिलेटेड टू पेंडुलम देखते हैं. सबसे पहला टर्म है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है? पेंडुलम का लेंथ. बेसिकली पेंडुलम का अगर लेंथ बोलेंगे तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि स्ट्रिंग का लेंथ, लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं होता है, ठीक है. द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू पूरे स्ट्रिंग का लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब. जो बॉब लटकाया हुआ है उसके नीचे उसका रेडियस उसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ का डेफिनेशन में रीड करता हूँ. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जहाँ से हम लोग ने उसको लटकाया है वो पॉइंट, एंड द सेंटर ऑफ द बॉब, ठीक है ना. इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है सेंटर ऑफ बॉब से डिस्टेंस. तो पूरे स्ट्रिंग का लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तभी जाके हम लोग को इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम है वो मिलेगा, ठीक है. तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, वो है ऑसिलेशन. अभी ऑसिलेशन देखने के लिए हम लोग ये एक दूसरा डायग्राम है वो दूसरा डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना. इसमें हाँ दिया है, तो मैं पहले डेफिनेशन रीड करता हूँ. अ कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड एज
वन ऑसिलेशन, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। अभी कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या, समझो ये जो पेंडुलम मुझे दिख रहा है डायग्राम में, इसको मैंने एक्सट्रीम तक खींचा, हाथ से एक्सट्रीम तक खींचा, वहाँ से उसको छोड़ा, तो एक्सट्रीम से वो पहले जाएगा मीन की तरफ, मीन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, उसके बाद में वापस आएगा मीन की तरफ, और मीन से वापस एक्सट्रीम की तरफ आएगा। ये कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हुआ। टू एंड फ्रो क्यों कहते हैं, टू द अनदर एक्सट्रीम एंड फ्रॉम द अनदर एक्सट्रीम, टू एंड फ्रो, एक बार कहीं पे गया जाके वापस आया, गया वापस आया, ऐसे एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को वन ऑसिलेशन ऐसा कहते हैं। वापस एक बार रीड करता हूँ, कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ता हूँ, टाइम पीरियड। अभी एक ऑसिलेशन क्या है हम लोग को पता चल गया, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन होने के लिए, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक ऑसिलेशन होता है। अभी टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है पेंडुलम को, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, एंड टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। हमें पेंडुलम का, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द टाइम पीरियड ऑफ एनी पेंडुलम, क्योंकि उसी की मदद से हम टाइम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट किया जाता है एफ से। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कोई पेंडुलम है वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब पेंडुलम को जो हम लोग स्विंग करते हैं, जब हम लोग स्विंग करते हैं तो कितना दूर मीन से वो कितना दूर जाता है, उसे उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अगर पेंडुलम को बहुत जोर से हम लोग ऑसिलेट करवाएंगे तो द एम्पलीट्यूड विल बी वेरी लार्ज। अगर पेंडुलम को स्लोली ऑसिलेट करवाएंगे तो एम्पलीट्यूड विल बी वेरी स्मॉल। लेकिन पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उससे नहीं बदलेगा, कितना भी जोर से या कितना ही स्लोली तुम ऑसिलेट करो, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन एम्पलीट्यूड वो हम लोग जितना जोर से ऑसिलेट करेंगे उतना ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। अभी रुको, एक बात बताता हूँ, ये सारे के सारे डेफिनेशन, पाँचों के पाँचों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दीज ऑल डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डेफिनेशंस मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के पेज की तरफ बढ़ते हैं, नोट्स में ही आगे के पेज की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स। अभी देखो, हमारे लिए किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम लोग उसकी मदद से टाइम मेजर कर पाएंगे। मतलब एक पेंडुलम एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लेता है वो अगर हमें पता होगा तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द देन वी विल बी एबल टू मेजर द टाइम, बराबर ना। तो फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर, अभी देखो ये कैसे आता है ये मत पूछो, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वी जस्ट हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला, बस हमें ये फॉर्मूला के बारे में जानना है, फॉर्मूला बस याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी बताता हूँ मैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ लेंथ। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि उन्होंने देखा रे कि एक पेंडुलम बनाया जिसका लेंथ लिया उन्होंने 1 मीटर का पेंडुलम बनाया और उसको ऑसिलेट किया, तो उसका पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड था। उसके बाद में 2 मीटर वाला पेंडुलम बनाया, जब 2 मीटर वाला पेंडुलम जब उन्होंने बनाया तो दे फाउंड आउट दैट द टाइम पीरियड इज मोर, ज़्यादा टाइम ले रहा है वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। इससे उन्हें क्या पता चला कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे पेंडुलम का, उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा, उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा। और दूसरा फैक्टर है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उतना टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में है उसके, ठीक है। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे अगर एक पेंडुलम मैंने बनाया, समझो 1 मीटर के लेंथ वाला पेंडुलम बनाया और उसको अर्थ के ऊपर ऑसिलेट करवाया, तो अर्थ के ऊपर वो कुछ टाइम लेगा। और उसी पेंडुलम को जाके अगर मैंने मून के ऊपर ऑसिलेट करवाया तो इट विल टेक लार्जर टाइम, वो ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। मतलब जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम उतना टाइम पीरियड ज़्यादा, और जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा उतना टाइम पीरियड कम। मतलब अगर हम जुपिटर पे जाएंगे और उसी पेंडुलम को ऑसिलेट करवाएंगे तो इट विल टेक लेस टाइम, वो कम टाइम ये करेगा, क्योंकि जुपिटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पेंडुलम कम टाइम लेगा, टाइम पीरियड विल बी लेस, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों को हम लोग ने अगर कंबाइन किया तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, या फिर टाइम पीरियड डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो उससे एक फॉर्मूला आया है, उस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है, लास्ट में जो लिखा है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम ये एक इंटरेस्टिंग ये है कि एक कोई पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड
जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, ठीक है ना। ऐसा पेंडुलम 1 सेकेंड नहीं है, सेकेंड्स पेंडुलम भले ही बोलते हैं उसको, लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड्स। अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उसे सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। और मेनली हम लोग टाइम मेजर करने के लिए सेकेंड्स पेंडुलम का ही इस्तेमाल करते हैं। और इट इज़ फाउंड दैट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं आप लोग, कि एक पेंडुलम लो, ठीक है ना, एक धागा लो, लगभग 1 मीटर का एक थ्रेड लो, और उसके नीचे कोई भी बॉब जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट लटका दो, ठीक है ना। बॉब कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर लटका दो, और धागे का लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर होना चाहिए। तो अगर ऐसे धागे को अगर आप लटकाओगे अगर आप लटकाओगे पेंडुलम, मतलब ऐसे उसका 1 मीटर का अगर पेंडुलम बनाओगे, तो यू विल फाइंड दैट द टाइम पीरियड, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उस पेंडुलम को 1 सेकेंड ही लगेगा। तुम ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में ना उन्होंने एक ये दिया है हमको, एक टेबल जैसा दिया हुआ है इस टेक्स्ट बुक में, मैं बताता हूँ उसको। जैसे हाँ, ग्राफ्स ऑफ द इफेक्टिव लेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो उन्होंने ऐसा देखा है कि लेंथ को चेंज करके, वो एंडिंग में दिया है टेक्स्ट बुक में, उसका फोटो मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। पेज नंबर 230 क्या है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन ठीक है, आई थिंक पेज नंबर मेरे टेक्स्ट बुक में तो पेज नंबर 21, 22, आई थिंक 23 है वो, हाँ ठीक है, पेज नंबर 23 है। तो पेज नंबर 23 के ऊपर एंडिंग में ये दिया हुआ है कि ग्राफ्स बिटवीन इफेक्टिव लेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो उसमें उन्होंने देखो ना कि अलग अलग लेंथ चेंज किया है, और लेंथ चेंज करने पर टाइम पीरियड कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा है। जैसे पहले 120 लेंथ लिया तो टाइम पीरियड है 2.20 सेकेंड्स। जब 110 लेंथ लिया पेंडुलम का तो टाइम पीरियड आया 2.11 सेकेंड्स। जब 100 सेंटीमीटर लेंथ लिया तो टाइम पीरियड आया 2 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये देखो ना कि टाइम पीरियड जैसे जैसे हम लोग लेंथ कम करते जा रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम कम होते जा रहा है, विच प्रूव्स दैट इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम या फिर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ लेंथ। तो उसको एक बार देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है ना, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अभी रुको, मैं तुम लोग को बताता हूँ जो जो चीज़ें मैंने सिखाई है ना उतनी ही करो, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस का गाइडलाइन आया है ना, तो उसमें ना ये जो बीच में जो 2 पार्ट्स है, आई थिंक 3 और 4 जो है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में, तो वो पूरी तरह से उसको हटा दिया है। और एक लास्ट पार्ट अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो और एक लास्ट पार्ट दिखेगा तुम लोग को, एंड दैट इज़ ऑफ ग्राफ। वो ग्राफ से रिलेटेड है, और ग्राफ वाला पार्ट भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, इन द चैप्टर 1 वी जस्ट हैव टू स्टडी यूनिट 1, यूनिट 2 और आई थिंक यूनिट 5 सीखना है, और ये यूनिट 6 सीखना है। तो ऐसे कुछ मतलब मैं बताता हूँ क्या क्या है कि बेसिक्स अबाउट द यूनिट जो पहले चैप्टर में है, वो पहले पार्ट में है वो। उसके बाद में एरर एंड एक्यूरेसी वाला पार्ट जो दूसरे पार्ट में है वो। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम वो भी सीखना है जो आई थिंक चौथे या 5वें पार्ट में है। और उसके बाद में ये वाला पार्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम सीखना है, और मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में तो ऑब्वियसली वो सिर्फ डायग्राम है, उसको इतना डिटेल में नहीं सीखने की ज़रूरत है। तो इसके बाद में एंडिंग में एक एक्सरसाइज है, ये टाइम पीरियड वाला, वो पूरे एक्सरसाइज को भी तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज में कुछ सवाल है जो मुझे थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। विल डिस्कस अबाउट दोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और तो वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं बताता हूँ तुम लोग को, हाँ क्या क्या है उसमें। तो पहला सवाल तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, सब थ्योरेटिकल है। दूसरा सवाल में भी कुछ दम नहीं लग रहा है, सब मतलब लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, वो सारे टर्म्स के डेफिनेशन याद करने। तीसरा भी आसान है। 3 भी देखता हूँ मैं। सेकंड पेंडुलम इज टेकन एट द सर्फेस ऑफ द मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, विल द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज, गिव द रीज़न। अभी देखो ना, सेकंड्स पेंडुलम को लेके गए हैं मून के ऊपर। मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। देयरफॉर अगर मून पे लेके जाओगे तो सेकंड्स पीरियड या कोई भी सेकंड्स पेंडुलम या कोई भी पेंडुलम होगा, उसका टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा। तो 3B हो गया। 4 में देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अभी देखो याद रखो, सिंपल पेंडुलम के पीरियड को सिर्फ दो ही चीज़ें अफेक्ट करती है, वो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। तो इसमें देखो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोड़ के बाकी सब चीज़ें वो नहीं इफेक्ट करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम इज हॉलो फ्रॉम विद इन इट्स within and its time period is t. How its time period will be affected when the हाँ अभी देखो इसका आंसर है सभी केसेस में, ए हो या बी हो या सी हो, सभी केसेस में मतलब उन्होंने बोला है कि एक सिंपल पेंडुलम है वो जो हॉलो है, उसका बॉब है वो हॉलो है, पूरा खाली है। लेकिन अगर हम लोग 1/4 भरेंगे तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, 3/4 भरेंगे तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, बॉब कंप्लीटली भरेंगे तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा। मैं बोलता हूँ कि टाइम पीरियड कभी भी मतलब किसी भी केस में सेम ही रहेगा, भले वो खाली रहे, भले वो आधा भरा रहे, वो पूरा भरा रहे या 1/4 भरा रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके टाइम पीरियड के ऊपर, क्योंकि टाइम पीरियड उसके मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। अगर 6th क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिंपल पेंडुलम्स ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ्स बट देयर बॉब्स वे 50 ग्राम फोर्स एंड 100 ग्राम फोर्स। दो पेंडुलम है, एक 50 ग्राम का एक 100 ग्राम का है, लेकिन लेंथ सेम है, तो उनके टाइम पीरियड कैसे होंगे? टाइम पीरियड का रेशियो 1:1, मतलब दोनों के टाइम पीरियड है वो सेम ही होंगे, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है ना कि मास ऑफ द बॉब पे। नेक्स्ट है स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कितना है? अभी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन कौन सा है? 7th है शायद, 7th क्वेश्चन। सेकंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं। अभी सेकंड पेंडुलम मतलब क्या कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, बराबर ना, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वो 2 सेकेंड लेता है बेचारा। तो 1 सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? इट विल ओनली कंप्लीट हाफ ऑसिलेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है ना, तो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में 8th फैक्टर, नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच पेंडुलम डिपेंड्स। ये भी लिख लोगे तुम लोग। नेम द डिवाइस कॉमनली यूज टू मेजर मास एंड, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ड्रॉ अ ग्राफ, ये ड्रॉ मत करो, 9th वाला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये भी तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये सारा एक्सरसाइज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मतलब पूरा काम तमाम, मतलब पूरी तरह से तमाम हो गया है अपना। ठीक है ना, मैं अभी ये लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और तुम लोग को कुछ नहीं, ये होमवर्क कर डालो, ये इसका भी होमवर्क कर डालो। ठीक है ना, पूरा एक्सरसाइज करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।